स्वागत है दोस्तों एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बताइएगा कि बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था 1765 ईस्वी में। फिर आगे चलकर वारेन हेस्टिंग्स ने इसी द्वैध शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में खत्म किया था, समाप्त किया था। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। शासनकाल में बोला गया था कि ये डाकुओं का राज है। वो तो उसके गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होता है। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसका अपना राजधानी जो है लाहौर रखता है। उस जो राजधानी लाहौर को लाता है इल्तुतमिश, इसीलिए दिल्ली लाहौर से लाता है दिल्ली। तो इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा गया। फिर राजधानी जो है दिल्ली से लाता है दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला कहा गया और अपनी क्रूर भरी नीतियों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु बगला बादशाह कहा गया। ठीक है। और इसी का उपनाम था जौना खां। तो इसके मृत्यु के बाद इसके जो भाई था फिरोज शाह तुगलक ने इसी की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। ये सरकी शासक इब्राहिम शाह के समय जौनपुर इतना विकसित कर गया था स्थापत्य कला और बाकी सब चीज़ों में, तो उस समय बहुत डेवलप हो गया था, इसलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। और इसी के शासनकाल में आया था एक आपका ये नाम था जो आपको जौनपुर को स्वतंत्र करवा लेता है, सरकी शाह। ठीक है। अब बढ़ते हैं सुदर्शन झील। पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान देश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है। तो गुजरात में। याद रखिए कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के राजाओं ने किया था। तो उस समय के गुजरात मतलब जो ये जो झील था गुजरात राज्य में अवस्थित था। और याद कीजिए कि शक वंश का प्रतापी शासक हुआ रुद्रतापन ने इसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था। फिर आगे और चलिएगा तो गुप्त वंश का शासक हुआ अस्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का फिर पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का वर्णन मिलता है गिरनार अभिलेख में। याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख लिखा गया रुद्रदामन के समय में। और संस्कृत भाषा का प्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था गिरनार अभिलेख। इसी गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन है, कब करवाया था सबका वर्णन उसी में है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद करिए, सी भूमि बोलते हैं। ये 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है सी भूमि क्षेत्र में हुआ था। बताइएगा कि कुछ हड़प्पा सभ्यता स्थल की बात करते हैं। बताइएगा कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में है। गुजरात। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में ही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है। तो याद रखिए, खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। और सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, पुस्तक था अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। उसी पुस्तक में सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। हमारा जो लिपि है देवनागरी है। भाषा है आपका अनुच्छेद भारतीय संविधान का, जो हमारा भारतीय संविधान में जो लिपि है देवनागरी है। ठीक है। और राजभाषा हिंदी को किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक कौन था? कौन ऐसे लोग हुए जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज
और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था वो थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं 1857 की क्रांति के समय को किसने कहां से भाग लिया था, तो बताइएगा। दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय थे बहादुर शाह जफर, और उनके सेनापति थे वक्त खां। ठीक है, उनका सैन्य नेतृत्व लगा, दिल्ली का जो है सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वक्त खां कर रहे थे। ठीक है, बताइएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल बाद में क्या करती, इन्हीं का नाम है मोहम्मदी खां, इन्हीं का उपनाम था। तो आप कई बार पूछ लिया गया कि लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें वहां की बेगम हजरत महल रानी थी, लेकिन सैन्य नेतृत्व जो है लड़ाई लड़ रहा था मोहम्मदी खां उनका नाम था। बताइएगा कि पटना से थे पुस्तक विक्रेता पीर अली। ठीक है, गया से हैदर अली थे, सॉरी करीम अली थे। और आप बताइएगा कि जगदीशपुर से कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, कानपुर से तात्या टोपे थे। ठीक है, और आपका ये बताइएगा एक और था, तो दिल्ली जब उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व कर रहे थे वक्त खां और बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर जो है उसमें अंग्रेजी सेनापति को नियुक्त किया गया था हडसन और निकोलसन। ठीक है, हडसन जो है मारा जाता है उस समय, और निकोलसन क्या करता है कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं का जो आपका समाधि था, माने उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ दफनाया गया था, उसी के मस्जिद से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून में निर्वासित कर देता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। देखिए याद रखिएगा, अगर आपको बोलेगा त्रिरत्न तीन धर्म में है, बौद्ध धर्म में पूछेगा तो उसमें है बुद्धम, संघम और एक धम्मम, बुद्ध संघ और धम्म। ये जो त्रिरत्न बोलेगा तो बौद्ध धर्म बोलेगा, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास बोलेगा तो जैन धर्म। एक है ईसाई धर्म में त्रितत्व है ना, वो भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। बताइएगा कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबल है। मुस्लिम धर्म का कुरान है, और आपका हिंदू धर्म का भगवत गीता है। बताइएगा सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है, उसी का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उसमें लिपि था, सिख धर्म का लिपि पूछेगा तो गुरुमुखी लिपि। याद रखिए, गुरुमुखी लिपि जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, जो उनका लिपि माना जाता है। एक और आपको कंफ्यूज करेगा कि गुरुमुखी लिपि नाम से जो फारसी कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी जो है अगरा का संस्थापक माना गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए कि वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। तो याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 के बाद। ठीक है, आप बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। नहीं, ऑस्ट्रिया की जो है आपका ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। बोस्टन टी पार्टी घटना उसको बोलते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 के बीच, जिसमें बाद में जर्मनी हार गया और जर्मनी को एक संधि हस्ताक्षर करना पड़ा, उसको बोला गया वर्साई की संधि। तो आप सोचिए कि जो क्रम रहा प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 18, तो उसके बाद ना कोई संधि साइन होगा, तो 1919 में वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, बैठे अगले प्रश्न की ओर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो ये थे कपिलेंद्र देव। बताइए अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग कौन करता था, पुर्तगाली। सबसे प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया, वास्को डी गामा। कब, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वो आता है आपका केरल के कलिकट तट पे, है ना। वहाँ का राजा केप ऑफ गुड होप के रास्ते आता है और उतरता है केरल के कलिकट, बंदरगाह था वहाँ पे। वहाँ का राजा था जमोरिन, वो उनका भव्य स्वागत करता है।
ठीक है। फिर वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले जाते हैं और फिर जो यूरोप ले जाते हैं तो उनको 60 गुना अधिक फायदा होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फिर दोबारा भी आते हैं भारत हो, कब? 1502 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। पहला जो है, अब बताइए प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? वास्को डी गामा। नहीं, वो तो यात्री था, व्यापारी के रूप में आया था। दोबारा तो वो पर क्या है, सॉरी, प्रथम वायसराय पूछ रहे हैं आपका, वहाँ का वायसराय के रूप में कौन आया था पहले, सबसे पहले? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग कल पूछेंगे आपसे। सबसे पहले आने का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद करके रखा था? तो वेल्लोर जेल में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सौरभ भैया बताइए कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1965 से 67 के बीच हुआ। ठीक है, 1965 से 67 के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली विजय हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 80 से 84 के बीच हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 ईस्वी के बीच हुआ, 1990 से 92 के बीच हुआ। सॉरी, 1767 से लेके 1765 से 66 पहला, और दूसरा हुआ 1780 से 84, और तीसरा हुआ 1790 से 92, और चौथा हुआ 1799 में, जिसमें मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो पहला संधि भी याद रखिएगा, पहला जो इसका डेट और संधि याद रखिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, बताइएगा मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार हुए थे औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, आप बताइए कि भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था उस समय? जो फ्रांसिस लोग जो है अपना राजधानी बनाया था पुडुचेरी को। किसको बनाया था? पुडुचेरी को। बताइएगा शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, इनके लिए भारत एकीकरण आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे बीपी मेनन। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम, बाकी पूरे भारत में देखा जाएगा कि अविभाज्य, जब विभाजन नहीं हुआ था उसमें 565 रियासतें थी। कितने थी? 565, जिसमें से 13 वो चला गया था पाकिस्तान में, और यहाँ पर था 552 में से लगभग लोग जो है अपनी स्वेच्छा से भारत में मिल गए थे। 3 ऐसे जो रियासत थे वो नहीं मिले, उनको उनमें उसका इतिहास याद रखिएगा। सबसे पहले था जूनागढ़ जो गुजरात की तरफ पड़ता है, तो जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह के आधार पे। ठीक है, जूनागढ़ का जो राजा था वहाँ का मुस्लिम था और प्रजा हिंदू था, तो वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। तो पूछेगा कि जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया राज्य, तो जूनागढ़। फिर उसके बाद हैदराबाद का निजाम क्या था? वहाँ पे प्रजा जो जनता थी लगभग मुस्लिम थी और राजा भी मुस्लिम था, तो उनका मत था कि हम पाकिस्तान में मिले। तो उस समय ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, यानी सैन्य कार्रवाई किया गया था, और तब जाके हैदराबाद के निजाम को मिलाया गया था। सबसे लास्ट में मिलता है जम्मू कश्मीर जो मिला विलय पत्र के माध्यम से। उसमें राजा हरि सिंह अपना साइन करते हैं विलय पत्र पर, फिर उनको शामिल कर लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? तो साहुल कहते हैं। क्या कहते हैं? साहेल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। बोलेगा आटागामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। ठीक है, ये कितना मिनट का हो गया?
बंद कर दिया।